मूर्तियाँ मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ। यूं आवाज लगाते हुए बेबी नाम की एक लड़की गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन मूर्तियाँ बेचने निकली। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी उसके पास मूर्तियाँ खरीद रहे थे। मूर्तियों के बिक जाने के बाद उन पैसों से उसने पेट भर खाना खाया और घर वापस लौट गई। बेबी अपने गुजरे हुए माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोते हुए कहने लगी, माँ, बाबूजी, हर साल हम गणेश चतुर्थी कितने धूमधाम से मनाया करते थे ना। नए कपड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ बनते थे। मैं जब नए कपड़ों में गणेश जी की पूजा करती थी तो आप दोनों देखकर खुश हुआ करते थे। आपको खुश होता हुआ देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ करती थी माँ। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आप दोनों के बिना जीना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था कि खाने के लिए भी मुझे दर दर भटक कर काम करना पड़ेगा। ऐसे वो रोए जा रही थी। तभी उसके घर के सामने दो औरतें आई। बेटा, बेबी, बेबी, ऐसे आवाज लगा रहे थे। बेबी ने अपने आंसू पोंछे। हाँ, बस आ रही हूँ, उसने ऐसे जवाब दिया। उन औरतों ने बेबी से कहा, बेबी, क्या तुम्हारे पास गणेश जी की मूर्तियाँ हैं? जी हाँ, है ना। ऐसा कहकर बेबी ने अपने पास रही कुछ मूर्तियाँ उन्हें बताई। उसे देखकर औरतों ने कहा, बेटा, बेबी, हमने 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मूर्ति रखने की सोच ली है। इस मिट्टी का बना हुआ मूर्त तो शायद 1-2 दिन में टूट जाएगा। तुम्हारे पास रंग बिरंगी दूसरी मूर्त नहीं है? वैसी वाली मूर्त हो तो बताना। नहीं, वो तो नहीं है। ये सुन औरत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पास वाले गांव से ला लेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों औरतें वहां से चली गई। काश मेरे पास वैसी मूर्तियां भी होती तो कितना अच्छा होता। मैं कुछ और पैसे कमा सकती थी। ऐसा सोचकर वो उदास हुए जा रही थी। तभी वहां पर एक आदमी बक्सा लेकर आया और उसने बेबी को दिया। आप कौन हो और आपने मुझे ये खाली बक्सा क्यों दिया? उस पर उस आदमी ने कहा, ये कोई खाली बक्सा नहीं है, इसके अंदर मशीन है। इसमें जब तुम मिट्टी डालोगी तो गणेश जी की मूर्तियाँ बनकर तैयार बाहर निकलेगी। यही नहीं, इसमें तरह तरह की मूर्तियाँ बनकर निकलेगी। तुम जो सोचकर इसमें मिट्टी डालोगी वही बनकर निकलेगा। ये सुनकर बेबी बहुत चौंक गई। क्या आप सच कह रहे हो? बेबी के ऐसा पूछने पर उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया। बेबी ने भी विश्वास कर लिया और अपने मन में एक मूर्त सोचकर उसमें मिट्टी डाल दी। उसने जैसी इच्छा की थी वैसे ही उसमें से गणेश जी की मूर्तियां बनकर बाहर निकलने लगी। ये देखकर बेबी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुश होकर कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर आप है कौन? आपने ये बक्सा मुझे क्यों दिया? मैं तुम्हारे जान पहचान वालों में से हूँ। तुम्हारे पापा ने बहुत समय पहले ये मशीन बनवाई थी। मैं ये सोच रहा था कि वे अभी तक लेने आए क्यों नहीं। वो अभी तक आए नहीं तो आखिरकार मुझे ही यहाँ आकर देना पड़ा। यहाँ आने पर गांव वालों से पता चला कि तुम्हारे माता पिता अभी नहीं रहे। तुम्हारे पापा मूर्तियाँ बनाया करते थे ना? ये सुन बेबी ने कहा, हाँ, मेरे पापा तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाते थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम इस मशीन से मूर्तियाँ बनाकर बेचा करना। कभी कभी मैं भी तुमसे मिलने आया करूँगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। बाहर जाते ही जोर से हंसते हुए गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उसको शुभ आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए। वे वहां से गायब होकर दूसरी जगह उस आदमी के रूप में आ जाते हैं और गांव वालों से, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेबी बहुत सारी मूर्तियाँ बेच रही है, रंग बिरंगी मूर्तियाँ। ये जानकर सभी लोग बेबी के पास मूर्ति खरीदने के लिए दौड़ पड़े। बेबी ने सबको मूर्तियाँ बेची और पैसे कमाए। उसने बहुत पैसे कमा लिए थे। अगले ही दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी लोगों ने गणेश की पूजा करनी शुरू की। बेबी ने भी अपने घर में गणेश जी की मूर्त रखी और उसकी पूजा करने लगी। तभी गणेश जी वहां पर सामान्य रूप में आकर बेबी से कहते हैं, बेटा, अब गणेश चतुर्थी तो हो गई। तुम उस मशीन में तरह तरह के खिलौने बनाकर बेच सकती हो। ये सुन बेबी ने हाँ कहा।
उस दिन से गणेश जी बेबी के पास आया करते और उसकी मदद कर उसे ज्ञान की बातें बताया करते। यूं ही एक दिन बेबी आंगन में जब झाड़ू लगा रही थी, तब दूर खड़े उस आदमी को गणेश जी के रूप में बदलते हुए बेबी ने देखा। जैसे ही बेबी ने ये देखा, शुरुआत में वो डर गई। फिर उसने मन में सोचा, इसका मतलब इतने दिनों से मेरे साथ गणेश जी रह रहे थे, अब मेरे लिए यहाँ आए। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको जान गई हूँ, ये आपको पता चला तो कहीं आप मुझे छोड़ के न जाओ। ये मैं नहीं होने दूंगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहां पर वो आदमी आया। उसे देख बेबी सोचने लग गई। गणेश जी ने उसकी मन की बात भांप ली। लगता है इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। ये जानकर भी उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। बेबी उनसे घबराते हुए बात कर रही थी। बात क्या है बेबी, आज तुम ऐसी घबराई से क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। तब गणेश जी अपने असली स्वरूप में आ गए। देखो बेबी, अगर मैं अपने असली स्वरूप में आता तो तुम मुझे देखकर घबरा जाती, इसलिए मैं इंसान के रूप में आया था। देखा, अब तुम घबरा गई ना? घबराओ मत, पहले मैं तुम्हारे साथ जैसे रहता था अब भी वैसे ही रहूंगा। ऐसे उसे समझाने लगे। बेबी उनकी बात मान गई। बेबी ने अपने मन से घबराहट को निकाल दिया और हमेशा की तरह उनसे बात करने लगी। गणेश जी इंसान के रूप में आकर उससे मिलने आया करते और उसकी मदद किया करते। कुछ ही दिनों में बेबी का व्यापार बढ़ गया। गणेश जी उसके पास आया करते और उसकी मदद करते हुए उसे ज्ञान की बातें बताया करते। इस तरह बेबी गणेश जी के साथ रहते हुए ज्ञान की बातें उनसे सीखा करती और पढ़ाई किया करती। रंगापुर नाम का एक गांव था। वो बहुत ही बड़ा गांव था। उसके ठीक बगल में एक जंगल था। उस जंगल में एक डरपोक भूतनी रहा करती थी। उसे मनुष्य या जानवर से बहुत भय था। भय के साथ साथ उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसे जब भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तब वो गांव में जब सभी सो जाया करते थे, रात के अंधेरे में धीरे से जाती और किसी के घर में जाकर वहां जो भी उसे खाने मिलता उसे खा जाया करती। पर पूनम की रात जैसे चांद बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, उस चमकती रोशनी के कारण किसी के भी घर जाने में उसे डर सा लगा रहता कि कोई उसे देख न ले। इसी कारण उसे पूनम की रात के दिन भूखा ही रहना पड़ता था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम छुटकी था। छुटकी बहुत ही होशियार लड़की थी। अपने माता पिता के काम में सहायता करने के लिए तत्पर रहा करती थी। स्कूल में भी अव्वल आया करती थी। पर वे लोग बहुत दीन थे। उसके पिता को 3 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बावजूद भी कभी कभी उन्हें खाना नहीं मिल पाता था। इस तरह जब उन्हें खाना मिलता खा लिया करते और जिस दिन ना मिलता उपवास रहा करते। ऐसे ही जीवन कट रहा था। ऐसे में आया छुटकी का जन्मदिन। तब छुटकी ने अपने पापा से कहा, पापा, आने वाले 2 दिनों में मेरा जन्मदिन है ना? मेरे स्कूल में जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो वे सभी केक लाकर सबको बुलाकर काट कर खिलाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ ना। अगर माँ होती तो ये सब करती, है ना पापा? मुझे बहुत बुरा लगता है पापा। अपनी मासूम बेटी के सवालों पर क्या जवाब दिया जाए ये रमेश को नहीं समझ रहा था। बेटा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे दोस्त अपना जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाते हैं, पर बेटा उनके पिता बहुत धनवान लोग हैं। पर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा बेटा। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसी बड़ी दावतें हमसे नहीं हो पाएंगी बेटा। तुम ये सब सोचना बंद करो और जाकर सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इस तरह उसे बहला फुसलाकर भेज दिया। पर रमेश के मन में उसकी कही बातें चल रही थी। वो सोच रहा था कि उसके लिए कोई चीज लाए। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है मेरी। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ पूछा, पर मैं वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी ऐसी दीन स्थिति मेरी बेटी की एक इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। मेरा जीना या मरना एक समान है। तब उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ खास करेगा। अगली सुबह रमेश अपने दोस्त के पास गया और कुछ ही दिनों में वापस लौटाऊंगा ऐसे कहकर ब्याज पर कुछ रुपए उससे लिए।
उसने अपने दोस्त को धन्यवाद कहा। उन पैसों को लिए घर लौटा रमेश ऐसे सोच रहा था, मेरी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे बस में जितना होगा मैं वो करके रहूंगा। मैंने सोच लिया है, अब इन पैसों से मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। छुटकी जैसे ही उठेगी इन चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर रमेश ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए और उन्हें घर पर लाकर छुटकी के नजरों से बचा कर रखा। अभी इन व्यंजनों के बारे में मैं छुटकी को कुछ नहीं बताऊंगा। कल जब वो उठकर देखेगी तो इन्हें देखकर खुश हो जाएगी। ऐसा मन ही मन सोचकर रमेश ने उन चीजों को छुपा कर रखा और अपने कमरे में सोने चला गया। एक दिन पहले पूनम की रात होने की वजह से कुछ न खाई भूतनी बहुत भूखी थी। अन्न की तलाश में गांव में घूम रही उस भूतनी को रमेश के घर के सामने व्यंजनों का सुगंध आ रहा था। हाँ, जब भी इस घर में जाती हूँ सारे बर्तन खाली ही मिलते हैं, पर आज इसी घर में पकवानों की खुशबू आ रही है। चाहे जो भी हो, भूख के मारे मरकर जिंदा हुई मैं फिर से भूख के मारे कहीं मर न जाऊं। इससे अच्छा है कि जाकर वहाँ जो भी है खा लूं। और जैसे सोचा था उस भूतनी ने रमेश के घर जाकर उन सारे व्यंजनों को एक एक कर आराम से खा लिया और इतना खाया कि चल न सके। इतना सारा पेट भर खाने के बाद वो भूतनी वहीं पर सो गई। सुबह उठकर चुटकी को आश्चर्य कराने की सोचा हुआ रमेश खुद चौंक उठा था। बेटा चुटकी, मैंने तुम्हारे जन्मदिन के त्योहार पर तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनवाए थे। पता नहीं वो सब कहाँ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रमेश रोते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी होश में आई भूतनी ने छुटकी को देखा और वो घबरा गई। इतने सारे पकवान तुमने अकेले ही खा लिए तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितनी भूखी थी। मुझे ही देखकर तुम इतना घबरा रही हो, इसका मतलब तुम डरपोक भूतनी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बाहर आओ। छुटकी की बातें सुन खुश हुई भूतनी बाहर निकली और उसने अपने भय और अपने भूख के बारे में सारी बातें छुटकी से कही। उसकी बातें सुन छुटकी हंसने लगी। बस इतनी सी छोटी बात के लिए तुम इतना डर रही हो? मैं तुम्हें एक सलाह दूं? पूनम की रात की रोशनी से ही तुम्हें दिक्कत होती है ना खाने पीने में? तो एक काम करना, पूनम की रात चांद को चुराकर इस गांव से दूर ले जाकर छोड़ आना। तब इस गांव में कभी भी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसके बाद न चांद रहेगा न पूनम की रात। तुम्हारे खाने पीने की कोई दिक्कत कभी नहीं रहेगी। छुटकी की सलाह भूतनी को बहुत अच्छी लगी। भूतनी ने चांद को चुराकर एक नाव में बांध कर रखा और नदी में तैरते हुए उसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ आई। उस रात से उस गांव में कभी भी चांद नहीं उगा और भूतनी को खाने की दिक्कत कभी नहीं हुई। तभी से छुटकी और भूतनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब भी भूतनी को अच्छा व्यंजन खाने को मिलता वो छुटकी के लिए भी लेकर आया करती।